वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये हम लोगों का जो कल सेट हुआ था आपका बिहार एसएससी का, उसका हम लोग मैथ्स का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है 126 में, ये आपका संख्या संबंधित प्रश्न है। ये लिख रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। तो अगर आप उस दो अंक वाली संख्या को एक्स वाई कह देते हैं तो इनका जो अंकों का योग होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। ये है आपका, और कह रहा है उस संख्या का और उसके अंकों के योग का जो अनुपात है वो 4:1 है। तो संख्या को जब एक्सपांड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई और बटा में उनके अंकों का योग, और वो रेशियो ये बता रहा है कि 4:1 का है। कहता है यदि इकाई का अंक, और एक क्या कंडीशन दिया आपको, यदि इकाई का अंक यानी y दहाई के अंक से 3 अधिक है, y जो है वो x से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो आपके पास दो रिलेशंस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ऑप्शन दिया हुआ होता है तो हम इन दोनों संबंधों को किसके माध्यम से देख लेते हैं, ऑप्शन के माध्यम से चेक करते हैं कि कौन उन दोनों को सत्यापित करेगा। तो पहला देखिए, तो 2 और 4 तो बताया गया है कि दोनों में डिफरेंस तो 3 का है। हमारा जो इकाई अंक है वो क्या है, दहाई अंक से 3 अधिक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो गया। इसमें क्या है, इकाई अंक छोटा ही है, ये भी नहीं होगा। इसमें चेक करिए तो ये 2 छोटा है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन खाली, जब बी को चेक करिएगा तो क्या देखेंगे कि इसका जो इकाई अंक है वो दहाई अंक से 3 बड़ा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरी बात, इसको चेक करिए तो कि जो संख्या है 36 और जब इसके अंकों को जोड़ेंगे 6 3 9 तो अनुपात क्या आएगा, 9 चौका 36 यानी 4:1 भी आ रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये ऑप्शन डी है वो इन दोनों कंडीशनों को क्या कर रहा है, सत्यापित कर रहा है। तो नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी इस तरह से बना सकते हैं। और ऑप्शन नहीं रहता तो क्या करते, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते, हल करते और एक्स और वाई का मान निकाल लेते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आइए। ये है एक एवरेज का प्रश्न है ना, औसत का। अब ये कह रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार से स्टार्ट करिए, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इसका औसत तापमान आपको दिया है। तो औसत दिया है तो हम उनका योग भी ज्ञात कर सकते हैं कि इन तीनों का जो योगफल होगा वो क्या होगा। तो 3 दिनों का है तो 37 इंटू 3 हो जाएगा आपका। और मंगलवार से जब शुरू कर रहे हैं, मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पति, अगर हम मंगल से शुरू कर रहे हैं तो इसका औसत तापमान जो हो रहा है वो 34 हो रहा है। तो 3 दिनों का है तो 3 से गुना कर देंगे। तो ये क्या मिला कि सोम मंगल बुध के तापमानों का योग और ये मंगल बुध बृहस्पति के तापमानों का योग। तो अगर हम इन दोनों में डिफरेंस कर देते हैं, दोनों में अंतर कर देंगे तो क्या होगा, देखिए तो जब हम दोनों में अंतर करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। जब हम इस समीकरण में से 1 और 2 अगर लेके चलते हैं और क्या कहें कि 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर कौन कौन कट जाएगा, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, खाली बचा कौन, सोम माइनस सोमवार और माइनस बृहस्पतिवार। और ये कितना आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का, और कॉमन 3 रहेगा तो 3 3 9 का, घटाएंगे तो 9 ही आएगा। अब सवाल है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी कि रेशियो क्या दिया हुआ है दोनों का, 5:4 का, यहां बता दिया है
कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी ये 5 है तो ये 4 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 अनुपात कितने के बराबर? 9 के बराबर। इसीलिए 5 कितना होगा? 45 और 4 कितना होगा? 5 का 36। किसका पूछा है देखो आप, तो आपसे कहा गया बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, तो बृहस्पतिवार कितना निकलेगा आपका? 36 डिग्री। तो ये जो प्रश्न हुआ आपका किस पे रिलेटेड हुआ, किससे संबंधित हो गया जी? ये औसत से संबंधित काफी एक अच्छा सा एक प्रश्न है आपका। ये आया समझ में? अगला प्रश्न करें। अब ये क्या है देखिए, राम किशोर एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है। राम किशोर क्या कर रहा है? घड़ी को 15% के लाभ पर बेच रहा है। यदि कंडीशन दे रहा है कि यदि वह घड़ी को उसके क्रय मूल्य से 15% कम मूल्य पे खरीदता और 7.80 रुपया में कम पे बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो बताइए घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? अब जरा समझिए सवाल। ये पहला सीन है, ये मूवी का ये पहला सीन, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ है, घटना घटी क्या है कि राम किशोर जी ने एक घड़ी अगर 100 रुपये में खरीदी है तो उसे उन्होंने कितने में बेचा है? 115 में बेचा है। सवाल कह रहा है कि 15% के प्रॉफिट पे बेचा। अब शर्त है, शर्त, अब कंडीशन है, कहता है यदि क्या हुआ होता, यदि वह घड़ी को उसके क्रय मूल्य से 15% कम मूल्य पे खरीदा होता, इफ सीपी कितना होता, तो इससे 15% कम, तो 100 से 15 कम मतलब 85। अगर कितने पे खरीदा होता? 85 पे खरीदा होता तो उसे कितना प्रॉफिट है बेचने के बाद? अब 20% का लाभ हो रहा है उसको। और बेचता कैसे है देख रहे हैं? 8.5 मतलब 7.8 रुपया कम पे बेचता तो उसे कितना प्रॉफिट होता? 20% का। तो यानी कि उसका एसपी निकालिए तो 20% प्रॉफिट के हिसाब से इसका अगर सीपी 85 है और 20% का लाभ हो रहा है तो इसका एसपी निकलेगा ना। क्या निकलेगा देखिए, तो 85 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 85 आप इसका कितना परसेंट? 20%, यानी कि ये हो जाएगा 17 × 85 जोड़ेंगे तो 102 रुपये। यानी कि शर्त के हिसाब से क्या दिख रहा है कि 85 में खरीदता है तो 102 रुपये में वो बेचता है। अब पहले क्या था? 115 में बेचता था और अब कितने में बेच रहा है? 102 में। अब यहां जो हम लोग देख पा रहे हैं परसेंटेज में हमें क्या दिख रहा है कि मूल्य में कितना कमी हो रहा है दोनों एसपी में। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो इन दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है हमें? 13 का। लेकिन यही 13 कितने के बराबर दिया हुआ है? सवाल में तो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये जो 13% का हमको अंतर दिख रहा है यहां, ये दिया हुआ है 7.8 रुपये के। इसीलिए हमारा 1% कितने के बराबर होगा? 0.6। इसीलिए 100% कितने के बराबर होगा? जब 100 निकालेंगे तो वही सीपी होगा हमारा, कितना हो जाएगा? 60 के। यानी हम क्या कहेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 60 रहा होगा, है ना। तो कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। क्या किए, केवल ध्यान रहेगा ये हमारा पहले वाला क्या था? सीपी था। बेच रहा है तो चेंज करके कमी कर दिया खरीदने में कुछ, और कम में खरीदा है तो बेचा भी कम में है, लेकिन फिर भी कितना प्रॉफिट हो गया उसको? 20% का। यानी उसका जो विक्रय मूल्य है वो इसके हिसाब से क्या निकला आपका? 102 निकला। लेकिन हम जानते हैं कि ये 115 था पहले, अब 102 हो गया। 13 रुपये का परसेंटेज में 13 का कमी है, और वास्तविक में कितना कम करने के लिए बोला गया था? 7.8। तो आपने क्या किया? 13 किससे कंपेयर किया? 7.8 से। तो 1% मिल गया 0.6, इसीलिए 100 का मान 60। इन जो निर्णायक हमारा सीपी होगा वो हो जाएगा ₹60। आइए
यदि 2/x 4 है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, 2/x 4 है, देखिए तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 1/2, और ये दे रहा है कि 2/y का मान जो है वो 8 है, तो 8y बराबर 2, तो y बराबर में 1/4। और अब प्रश्न क्या पूछ रहा है बताइए, x माइनस वाई क्या हो, तो आप x माइनस वाई निकालिए, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/4, ये 2/4, यानी क्या बचेगा आपका 1/4 बच जाएगा, है ना। ये काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब ये देखिए, एक ये टाइम एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न है, तो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी एक पक्का एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को आपको मिलता है। अब ये सवाल कैसा है देखिए, कहता है 60 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी को उसी दिशा में जाती हुई दूसरी 80 मीटर लंबी गाड़ी 0.56 मिनट में पार कर जाती है। अब ध्यान से पढ़िए कि दोनों गाड़ियां जो है वो क्या है, गतिमान है, और दोनों की दिशा क्या है, सेम है। कह रहा है उसी दिशा में, जो पहली गाड़ी है वो भी उधर ही जा रही है, और दूसरी गाड़ी जो है वो भी उसी दिशा में जाती है, सेम डायरेक्शन में, और कितनी देर में उसको पार कर जाती है, तो 60 मीटर वाली गाड़ी जो है वो किसको 0.56 वाले को पार कर, सॉरी ये 80 वाले को पार कर जाती है। यानी कौन तेज होगी, पहली वाली गाड़ी तेज होगी, तभी उसको पार कर गई है। तो आपको इसका लेंथ दिया हुआ है कितना, मान लीजिए कि 60 मीटर, दूसरे वाले का लेंथ 80 मीटर, तो उसी दिशा में जाती हुई दूसरी गाड़ी इतने में, इसको ये पार कर जा रहा है, ठीक है। ये मेरा पहला गाड़ी है और ये दूसरा गाड़ी, दूसरा ही तेज है कि दूसरा जो है वो पहले को पार कर देता है। अब इसका स्पीड किसका दिया है, देखो तो दूसरे का चाल आपको दिया हुआ है, कि किसका चाल दिया हुआ है, देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे कर दिया है ना क्लमजी, वो कि किसका चाल दिया है, वो क्या कर रहा है, यहां पे शुरू में क्या लिखा है, 60 मीटर लंबी गतिमान गाड़ी को उसी दिशा में जाती हुई दूसरी 80 मीटर लंबी गाड़ी कितने मिनट में पार करती है। अगर दूसरी का चाल 20 है तो पहली का चाल क्या होगा, तो पहला कम होना चाहिए अगर वो पार कर रहा है उसको। तो ऐसा बात नहीं है, कोई किसी को पार करता है, ये जानने की बात है। तो जो जिसको पार करेगा वो क्या होगा, दूसरे वाले से तेज होगा, ये बात हमें समझना है। अब देखिए कंसेप्ट ये है, यहां पे क्या निकालेंगे कि सापेक्ष चाल का कंसेप्ट यहां आएगा। क्या आएगा यहां, सापेक्ष चाल। जब भी दो वस्तुएं गतिमान होगी सापेक्ष चाल बोलेंगे। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, हमेशा दोनों की लंबाई जुड़ेगी, हमेशा दोनों की लंबाई जो है वो जुड़ेगी। तो 60 + 80 होगा, और नीचे क्या आएगा, टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है 0.56, 0.56, ये मिनट में है, किससे गुना करेंगे आप 60 से, तो सेकंड में चला जाएगा। मिनट में किससे गुना कर दिए 60 से, सेकंड में, तो ये मिलेगा मीटर पर सेकंड। तो हमको तो चाहिए किस में, देखो तो आंसर किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें किससे गुना कर देंगे हम लोग 18/5। अब ये जो सापेक्ष चाल मिलेगा ये मिलेगा हमको किलोमीटर पर आवर में मिलेगा। जरा सॉल्व कीजिए इसको, 140 अब जो कटता है उसको प्यार मोहब्बत से हटाइए, उसको काटिए। तो ये पॉइंट जो है उसको हटा दिया जाए, जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे कितना जीरो आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए तो कि 14 से कट जाएगा आराम से, ये 14 से 10 बार में, 14 से 4 बार,
फिर इसको दोनों को भी काट सकते हैं आराम से हम लोग। 6 से कितनी बार में? 30 बार। ये 5 से 6 बार, 10 छक्के 60/4, यानी आ गया 15। इन दोनों गाड़ियों का सापेक्ष चाल कितने का है? 15 का है। तो सापेक्ष चाल का मतलब दोनों के चालों का या तो योगफल या अंतर। तो योगफल होगा कि अंतर होगा, ये कौन बताएगा? दिशा कौन सी? तो दोनों की दिशा अगर सेम है तो सापेक्ष चाल हमेशा क्या होगा? दोनों का अंतर होगा। तो दोनों गाड़ियों का अंतर, यानी कि जो मेरी पहली गाड़ी है और जो दूसरी गाड़ी है, अगर पहले के चाल को x मान लेते हैं, दूसरे का चाल कितना होगा? 20, और बराबर कितना आना चाहिए? वो 15 आना चाहिए। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो मेरा क्या आ गया कि x बराबर कितना? 35। यानी कि जो मेरी गाड़ी है, तेज वाली गाड़ी, उसकी रफ्तार कितनी होगी? 35 होगी। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखिए तो, कौन किसको पार करेगा? तो जो मेरा 20 वाला गाड़ी है, इसकी चाल कितनी है? 20 है, उसको दूसरा वाला गाड़ी जो है वो पार कर रहा है। ये बात समझने की, ठीक है। थोड़ा सा यहां भाषा में क्या हो गया, को का में उलट गया है, लेकिन हम लोग को यही समझना है कि अगर ये ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कि अगर ये 20 वाला ही उसको पार करता, तब यहां क्या लिखते आप? 20 माइनस x बराबर 15। तब फिर x का मान 5 होता केवल। तो एक का चाल कितना आता? 5 आता। कभी भी क्या होगा, तेज वाला गाड़ी जो है वो धीमा वाले को पार कर जाएगा। तो ये बात तो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? यहाँ 35 देंगे। तो यहां पे ध्यान यही रखना है कि मेरी जो पहली गाड़ी है वो x की है, और दूसरी गाड़ी का चाल हमने क्या देखा? 20। तो ध्यान क्या रखना है कि ये इसको पार नहीं कर रहा है, मतलब यही इसको पार करता है। क्योंकि लैंग्वेज में क्या हो गया, गड़बड़ा गया है भाषा। वहां पे लिख रहा है कि कौन किसको पार कर रहा है? इसको पार कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है, जबकि क्वेश्चन ने फिर दूसरा बोल दिया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, आराम आराम से बना देना है। खाली समझना क्या है कि पहली गाड़ी जो है वो किसको पार करेगी? दूसरी गाड़ी को पार करेगी। दूसरा गाड़ी यहां होगा, इसका लंबाई 80 मीटर है ना, उसमें क्या परेशानी? और इसका चाल कितना दिया गया आपको? 20 किलोमीटर। 35 इसका ऑप्शन बिल्कुल यही है। आइए ये देखिए, ऐसा ही सवाल फिर से है, यही उसी तरह का सवाल है। यदि एक कार में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि 60 मीटर लंबी गाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई, तो गाड़ी की चाल क्या होगी? तो कार क्या है, चल रही है कि खड़ी है? तो यहां लिखा है साफ साफ, एक खड़ी कार। खड़ी कार का मतलब कार रनिंग में नहीं है, कार जो है वो रुकी हुई है, खड़ी कार है। तो कार की कोई चाल नहीं होगी यहां, जबकि कार चल तो सकती है, लेकिन यहां पे कार में कोई चाल नहीं होगा। तो जो भी चाल आप देखोगे वो किसके लिए होगा? वो सब रेल के लिए। तो 60 की दूरी कितने समय में? 6 सेकंड में। 60 की दूरी 6 सेकंड में। ये आएगा मीटर पर सेकंड, इसमें किससे गुना करें? 18/5 से। इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर बराबर। 6×5 = 30, 2 = 36। क्या आ गया आपका? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल हो गई? आपकी रेलगाड़ी की चाल। ये चाल किसकी होगी? रेलगाड़ी। अगर दोनों चलता तो तब तो फिर कार का भी चाल इसमें रहता, लेकिन वो क्लियर कर दिया है कि हमारी कार जो है वो चल नहीं रही है, और कार की अपनी कोई लंबाई भी नहीं होती है। इसीलिए कार की लंबाई हम लोग क्या मान लिए हैं? शून्य मान लिए, उसको नागण्य मान लिए। ठीक बात। चलिए अब ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन एक प्रश्न है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। यहां है कि रसायन के वर्ग में 27 विद्यार्थी हैं, भौतिक की कक्षा में 22 विद्यार्थी।
ये ठीक है, ये आपका किसका वर्ग हो गया, एक रसायन का वर्ग है और दूसरा भौतिकी का। तो इसमें बताया गया कितने छात्र हैं सब मिला के 27 छात्र, और भौतिकी में 22 छात्र, और 7 विद्यार्थी दोनों क्लास करते हैं, 7 विद्यार्थी दोनों क्लास करते हैं। तो केवल रसायन कितने होंगे, सब 27 है सब मिला के, 7 दोनों, तो केवल रसायन 20, 27 माइनस 7 20, और केवल भौतिकी कितना 15। अब सवाल यह है कि सिर्फ भौतिकी और रसायन पढ़ने वालों का अनुपात क्या होगा। तो सिर्फ भौतिकी और सिर्फ रसायन पढ़ने वालों का अनुपात, इसमें ओनली वाला लगा हुआ है, क्या लगा आपको इसमें, ओनली, केवल और केवल क्या पढ़ेगा वो, भौतिकी और केवल रसायन। तो केवल भौतिकी में कितने लोग दिख रहे हैं आपको 15, और केवल रसायन में 20, तो क्या रेशियो आएगा 3:4 का, क्या अनुपात होगा आपका 3:4। ये इजी प्रश्न है लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए इसमें ये भी दिया है 4:3 भी दिया है। तो याद रखिएगा पहले किसको पूछ रहा है वो, तो पहले पूछा है भौतिकी तब रसायन, इसीलिए पहले हम लोग भौतिकी लिखे हैं और तब रसायन। ये भी काफी बेहतर क्वेश्चन है, किसका, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, बेहतरीन। देखिए तो क्या है ये, समझिए इसको, स्क्वायर बनने ही नहीं दिया इसको, है तो स्क्वायर। अब देखिए सवाल है कि ये क्या है, एक घन है, हमारा जो शेप है वो पहले क्या है, घन है। तो घन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, एक घन के बारे में हम ये कहते हैं कि इसका जो प्रत्येक भुजा होता है, प्रत्येक किनारा जो होता है वो बराबर होता है, तो सभी के सभी क्या होंगे, बराबर हो। और इसमें कह रहा है कि ये जो AH है ये इस किसका विकर्ण है, वो इस पृष्ठ का विकर्ण, किसका, AEHD का ये विकर्ण है, BFGH का ये विकर्ण है। और क्या कह रहा है कि हमारा जो ABFE है, ABFE कौन है, पीछे वाला, ABFE यानी ABFE का मतलब हमारा पीछे वाला जो, ये इसके बारे में चर्चा है, इसका आपको एरिया दे दिया गया है। तो आप ये भी जानते हैं कि घन का जो प्रत्येक सतह होता है, घन का प्रत्येक सतह कैसा होता है, वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार। तो अगर एक सतह का एरिया दिया गया है तो उससे आप क्या निकाल लोगे, घन के किनारे निकाल सकते हैं, घन के एज निकल सकता है। तो प्रत्येक सतह वर्गाकार है, तो अगर हम एक को ए मान लेते हैं इसको, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया आपको 16, तो ए बराबर क्या होगा 4 होगा। और यही क्या मिल गया आपको, उस घन का प्रत्येक किनारा, अर्थात हमें क्या मिला, घन का जो प्रत्येक कोर की लंबाई जो होगी, घन की प्रत्येक कोर की लंबाई वो कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ये समझ में आया। अब प्रश्न ये है कि आपसे क्या पूछ रहा है कि आयत ABGH का, तो आयत कौन सा बन रहा है, देखिए तो यहां पे, यहां एक आयत बन रहा है, ये वाला, ये एक आयत बन रहा है, इसमें क्या आया हुआ है, तो उस घन का 2 भुजा है और साथ में ये वाला जो भाग है इसका ये विकर्ण है और इसका भी ये विकर्ण। तो इसका मान अगर आप निकाल लें, ये तो आपको पता ही है कि ये 4 है, तो खाली किसका मान निकालना है, इस वाले का। तो वो कितना होगा, तो वो जो वर्गाकार सतह है उसी का ना विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण कितने का होता है, जो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो कितने का होता है, कहते हैं √2 गुने भुजा, होता है कि नहीं होता है। तो √2 गुने 4 तो कितने का हो जाएगा 4√2, यानी ये वाला कितना मिला आपको, ये 4√2 मिल गया ये।
ये कितना मिला आपको 4। अब जो आयत बताया गया है ABGH, वो क्या बन जाएगा देखिए तो, ABGH जो आयत बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एक बेस 4 का है और एक भुजा कितने का है उसका 4√2 का है, और ये आयत है। आयत का नाम ABG और तो बताइए तो इसका एरिया क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसीलिए हमारा जो निर्णायक एरिया होगा आयत ABGH का क्षेत्रफल वो क्या होगा 4 × 4√2, यानी कितना आ जाएगा 16√2 है ना। समझने की बात है, जिसको घन के बारे में जानकारी होगा वही इस प्रश्न को बना पाएगा, अन्यथा इस प्रश्न में उसको फंसने की बहुत ज्यादा क्या है चांस है। चलिए अगला, ये कह रहा है कि एक थैला है, तो एक थैला में 50 पैसा 25 पैसा तथा 10 पैसों के सिक्के का अनुपात दिया है, क्या है 5:9:4, और कुल कितना है इसमें तो 206 रुपया होता है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने होंगे। तो आप देखिए तो पहले क्या देखेंगे आप, जो ये अनुपात है वो क्या है, संख्या का अनुपात है, जो अनुपात दिया है वो संख्या का। तो पहले तो सिक्कों का प्रकार है, सिक्के अलग अलग टाइप के हैं, कैसे कैसे हैं 50 पैसे वाले 25 पैसे वाले और 10 पैसे, और उनका जो संख्या का अनुपात जो है, संख्या का अनुपात वो क्या दिया हुआ देखिए तो 5:9:, तो आप क्या मान लो कि माना कि संख्याएं कितनी कितनी है 5x 9x और कितने 4x, माना कि संख्या सिक्कों की 5x 9x और 4x है। और अब प्रश्न के हिसाब से चलिए आप कि 50 पैसे का सिक्का कितना 5x, तो कितना रुपया होगा, या चाहो तो सबको पैसे में बदल दो, आप चाहो तो सबको पैसे में ही बदल दो, तो पैसा बदलेंगे तो कितना 50 बचे 250x 25 9 225x पर 10 होगा, ये सब पैसा में है अभी। और हमारा जो कुल रुपया कितना दिया हुआ है तो 206, इसमें किससे गुना कर दिया जाए 100 से, सब पैसा में बदल गया। अब आप x का मान निकालेंगे, सबको जोड़िए 250 प्लस 225 475 प्लस 40 515 है ना। तो x का मान निकालिएंगे, काटिए। अगर 5 से काट देते हैं तो 5 से क्या बार में 5 एकम 5 5 पे 15, ये 5 से 20 बार, ये 103 से 2 बार में, तो 20 गुना 40, तो x का मान क्या आया था 40 आया। तो संख्याएं कितनी कितनी होंगी देखिए तो, सिक्कों की संख्याएं 40 पचे 200 कहेंगे 40, एक हो गया 200, 40 नवा 360 और 40 चौका 160। अब ये कलर अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा दिक्कत हो सकता है दिखने में, ये 200 360 और ये 160, कौन सा है देखिए तो नंबर हो गया। तो पहला काम क्या है कि आप अनुपातिक जो एक अनुपात है उसका मतलब कितना है वो निकाल लीजिए, और आसानी से फिर सिक्कों की संख्या भी निकाल लेंगे। आए समझ में, क्लियर है। चलिए जी आइए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। ये क्या कहता है,
ये कहता है कि कहां से कहां तक, तो कह रहा है कि 10 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 10 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से पूरा पूरा कटते हो, और साथ में उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए। यह भी एक शर्त इसमें दे दिया कि अंकों का योग आपका कितना हो, 9। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 10 से लेके 100 तक 9 से कटने वाला ऐसा कितना संख्या होगा। अगर हम पूरा कहें 1 से लेके 100 तक तो 11 संख्याएं होंगी। अगर 1 से लेके 100 तक बोले तो 9 का कितना मल्टीपल है, 11 मल्टीपल है। लेकिन हमको क्या नहीं लेना है, 9 तो लेना नहीं है, क्योंकि बोला 10 से शुरू करके, तो हमारा पहला संख्या कौन होगा जो 9 से कटने वाला, 9 दूना 18, ये 27 चौके 36 पचे 45 छके 54 सते 63 अठे 72 नवा 81 और एक 90 और उसके बाद एक 99। यही सब संख्या है जो अभी कटेगा। मतलब कितना, क्या होगा गिनिए तो 10 गो होगा, 5 और 5 10 गो। तो 10 संख्याएं ऐसी हैं किसके बीच, तो 10 से लेके 100 तक, 10 से लेके 100 तक ऐसी 10 संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती। लेकिन दूसरा शर्त क्या कहा कि उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। तो इसका भी 9 है, इसका 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, इसका तो नहीं है, वो दोनों 18 हो जाता है। तो इसीलिए क्या होगा आपका, एक संख्या खाली इसको नहीं लेना है। तो कितनी संख्याएं होंगी आपकी, ऐसी संख्याएं 9 होंगी जिनके अंकों का योग भी 9 होगा और साथ साथ वो 9 से पूरा पूरा कटेगा। 10 कब होता, जब ये बात नहीं पूछता कि 9 से योगफल 9 हो, तब आंसर 10 होता। ठीक, नेक्स्ट करें। आइए, बेहतरीन प्रश्न है कि आप लोगों के लिए यह है कि 40 क्रमागत या क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं में से 2 की यादृच्छिकता चुना गया, 2। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्याओं का योग विषम हो। जैसे आपके पास कितनी संख्या है, 40, कोई भी 40 क्रमिक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर आप 1 से ही शुरू करते हैं, प्रथम 40 लेके चलते हैं, तो 1 से 40 तक लेंगे। तो सवाल कह रहा है कि रैंडमली आप कोई भी 2 नंबर उठाइए। हम 1 से शुरू किए हैं, आप रैंडमली क्या कीजिए, कोई भी संख्या उठाइए, आप कोई भी संख्या 2। जैसे हम उठा सकते हैं 1 और 2 उठा लिए हम, तो जोड़ने पे कितना आता है, 3 आता है। लेकिन हम अगर 2 और 4 उठा लेंगे तो जोड़ने पे 6 हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है नहीं, हमको केवल वैसा चाहिए जिसपे जोड़ने पे क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो आपको यह पता होना पड़ेगा कि इस 1 से 40 तक में कुछ संख्याएं सम है, कुछ संख्याएं विषम है। हम ध्यान से देखें तो 20 सम होगा और 20 विषम होगा। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमको योगफल में क्या चाहिए, विषम चाहिए, तो एक ही शर्त है, समझिए बात, कि कभी भी देखते हैं कि 2 ऑड को जोड़ने पर भी क्या हो जाता है, इवन ही हो जाता है। अगर 2 ऑड नंबर ले जाएंगे तो भी इवन हो जाएगा, या 2 इवन होगा तब भी इवन ही होगा। तो हमें ये दोनों नहीं चाहिए, हमें कौन सा शर्त चाहिए, तो हम कहेंगे हमें चाहिए एक ऑड हो और दूसरा क्या हो, इवन हो। एक ऑड हो, दूसरा इवन हो। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाना है, एक ऑड नंबर मिल जाना है हमको। आप समझ पा रहे हैं बात, 2 संख्या जो आप चुनेंगे तो कैसा होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए तो दूसरा इवन होना चाहिए। तो अब आपको यह देखना है कि इसकी क्या संभावनाएं हैं, कि आप जब चुनेंगे तो कितना चांस है कि ऑड आएगा या कितना चांस है कि इवन आएगा। तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो प्रायिकता निकलेगा इस घटना का, वो होगा प्रायिकता। कैसे निकालें, देखिए तो कि आप 40 में से जब यादृच्छिक निकालेंगे तो कोई भी 2 निकल सकता है, 2 निकालेंगे तो कोई भी 2 आ सकता है। तो उसकी कुल संभावित परिणाम क्या कहलाएंगे, 40 में से कोई भी 2, कहते हैं 40C2। ये हो गया टोटल संभावित परिणाम 40C2। और आपको जो चाहिए वो कैसा है,
तो उन 40 में से जो 20 सम संख्या है उसमें से कोई एक आना चाहिए, और जो बाकी के जो 20 विषम है उसमें से भी कोई एक आना चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा, उसका योगफल एक विषम संख्या। तो ये आपका रिक्वायर्ड है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 20C1 20 ही होता है, NC1 का मान n होता है, NC1 क्या होता है, NC1 का वैल्यू जो होता है वो n ही होता है, और NCR का क्या होता है, फैक्टोरियल n। आप लोग ये वाला पढ़े हैं, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 गुना 39 और नीचे भी 38 कट जाएगा, तो 40 गुने 39 और बटा 1 फैक्टोरियल 2 आएगा, तो 20 कैंसिल, तो क्या बचेगा 20 बटे 39। तो यही पूछा गया है ना, कि क्या प्रायिकता होगी कि जब हम कोई रैंडमली दो संख्या निकालेंगे तो उसका योगफल क्या मिलना चाहिए हमें, विषम संख्या। अगर सम कहता तो देख रहे हैं कितना हो जाता, सम कहता तो मतलब अगर ऑड ऑड है तब भी काम चल रहा है, अगर उसको सम चाहिए तो बहुत सारे कंडीशन बढ़ जाएंगे, खाली कौन सा नहीं लेंगे तब। अगर 20 बटा 39 क्या मिला, तो योगफल क्या होगा, विषम होगा, तो बाकी जो बच गया वो सब कैसा होगा, सम हो जाएगा, जो बच गया वो सारा का सारा सम होगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए। ये देखिए एक काफी बेहतरीन प्रश्न है। ये कह रहा है कि 3 रुपए प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किस मात्रा में या किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर ही मिश्रण को बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पिएगा। कुल दूध कितना मिलेगा वो नहीं पूछ रहा है, वो शुद्ध दूध कितना पिएगा। तो हमको कुल मिश्रण नहीं चाहिए, हमको उसका शुद्ध पार्ट चाहिए। तो ये समझिए कि ये जो बोलता है कि हम कैसे बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य पे ही बेचते हैं, तो क्रय मूल्य पे बेचेगा तो लाभ क्यों होगा, लाभ तो नहीं होना चाहिए। तो लाभ इसीलिए हो रहा है कि वो पानी को भी बेच रहा है, दूध को तो बेच ही रहा है, साथ साथ पानी को भी बेच रहा है, तो जितना पानी वो बेचेगा सारा उसका लाभ होगा। तो इसका मतलब ये जो 20% लाभ है वो सब का सब क्या है, पानी है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे चूंकि हमारा जो 20% है जो हम मिला रहे हैं किसमें, शुद्ध दूध के 100 भाग में, अगर मेरा शुद्ध दूध 100 है, ये मेरा प्योर मिल्क है, ये मेरा प्योर मिल्क है, इसमें हम कितना पानी मिला रहे हैं, 20 पानी मिला रहे हैं, तभी क्या होगा, आपको 20% का लाभ होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो हम कहेंगे चूंकि 20% कितना मिलाया हो आप, 4 लीटर, तो आपका शुद्ध दूध मतलब कौन, 100 कितना होगा, 100 में ना मिलाएंगे 20, तो यही होगा आपका शुद्ध दूध। शुद्ध दूध तो कितना आ जाएगा, 4 5 5 20, यानी क्या बोलेंगे आप कि जो आदमी है वो कितना शुद्ध दूध पिएगा वो या पाएगा। तो कहेंगे ग्राहक जो है वो 20 लीटर शुद्ध पाएगा, और कुल कितना मिला होगा उसको ग्राहक को दूध, ये तो 20 तो शुद्ध में मिला, उसमें से मिलावट का दूध कितना मिलेगा, मिलावटी दूध कितना मिलेगा उसको, मिलावटी दूध कुल पूछता तो हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि 20 जो है वो 4 है, तो 120 क्या होगा, ये कुल हो जाता है, अच्छा चौका 24 लीटर। ये टोटल मिश्रण हुआ, जो 24 मिलेगा वो उसको टोटल मिलेगा उसको, लेकिन उसमें से शुद्ध कितना होगा, 20 होगा, और 4 क्या होगा, पानी होगा। तो वो पूछ रहा था शुद्ध कितना पाएगा, तो आप बोलेंगे 20 पाएगा, और कुल दूध कितना होगा तो बोलेंगे 24 होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा इसको। अब ये है एक रेलवे ट्रेन P और Q स्टेशनों के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 से बढ़ा दे तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी कर लेती है। तो उस ट्रेन की प्रारंभिक चाल या शुरुआती चाल क्या होगी। देखिए इसको बनाते हैं रेशियो से। अगर आप यहां पे पहले क्या देखेंगे,
कि एक ट्रेन P है, दूसरा ट्रेन Q है। इसका जो समय है ये दिया गया है एक समान दूरी को तय करने में। पहले कितना लगता था? अच्छा, P और Q स्टेशन के बीच की दूरी की चर्चा कर रहा है, ठीक है। ट्रेन एक ही है तो हमारा ट्रेन है वो सेम है, ये अलग अलग ट्रेन नहीं, ये क्या था, ये अलग अलग स्टेशन है ये। तो ये दूरी जो तय हो रहा है किसके बीच का दूरी तय हो रहा है? वो P और Q के बीच की दूरी ही तय की जा रही है। तो ये फर्स्ट केस मान लीजिए, इसको पहला केस हो गया ये, और ये सेकेंड केस। ये समझ में ज्यादा आएगा। तो प्रथम केस में समय कितना लग रहा है रेलवे को, ट्रेन को? 48 मिनट। और दूसरे केस में कितना लग रहा है? जब चाल बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है समय कम लगेगा। तो इस दोनों का अनुपात क्या मिल रहा है? जो टाइम का जो रेशियो है वो आ रहा है 16:15। 3 से कटेगा, 3 16 और 3 15। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? ट्रेन का जो स्पीड है उसका क्या रेशियो होगा? तो हो जाएगा 15:16। अब आपके सवाल में दोनों स्पीडों के बीच का अंतर दिया गया है कितना? 5। तो यही ना अंतर है वो। तो आप बोलेंगे चूंकि एक जो है ये एक जो है वो 5 के बराबर है। तो शुरुआती चाल पूछेंगे तो 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आज यदि बाद वाला पूछेंगे तो 16 पचे बस। आपसे कौन सा पूछा? आरंभिक चाल, तो आप बोलेंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो होता है वो क्या होता है? समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए वो पलट गया। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है। देखिए ये क्या है कि 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं और 48 बच्चे उसी काम को क्या दिनों में? 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो बच्चे और आदमी का जो कार्य क्षमता होगा उसका अनुपात क्या मिलेगा? देखिए तो M और B का रेशियो क्या मिल रहा है आपको? देखिए तो ये 16 16 कट जाएगा, 24 दूना 48, यानी 2:1। क्या मिलेगा आपको? 2:1। ये क्लियर हो गया। अब यहां के बाद से आप प्रश्न बनाइए कि कुल काम तो या तो इसके मदद से निकालें या इसके, दोनों तो एक ही आने वाला है, तो किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। कुल काम के लिए मान लीजिए हम पहला यूज कर रहे हैं, 16 आदमी किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। उसी काम को किसने शुरू किया? पहले यहां सवाल पढ़िए कि 12 आदमियों ने काम करना शुरू किया। 12 आदमियों ने काम करना शुरू किया और 14 दिनों तक किया, और उसके बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए, मतलब 12 आदमी के साथ 12 बच्चा और आ गए। तो बताइए शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ये समीकरण हुआ। ये कुल काम, जिस काम को पहले 12 आदमी ने 14 दिन तक किया है और उसके बाद 12 बच्चे उसमें और आ गए हैं, तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, ऐसा उसको जानने की प्रबल इच्छा है। तो इसको हम लोग क्या करें, अब हल करें। पहले क्या कर लें, M का मान जो है वो यहां से M और B का अनुपातिक मान रखिए। तो 16 गुने 2 गुने 24, 12 गुने 2 गुने 14 और प्लस 12 गुने 2 प्लस 12 गुने 1 और गुने B। क्या किए देखे तो, M के बदले 2 और B के बदले 1 पुट किए हैं। अब इसको घटाइए इससे, इसमें अपने कहानी क्लियर हो जाएगा। देखिए तो 12 से सब कटता है, 12 से सब कट रहा है, काटिए सबको 12 से। तो 12 दूना 24, ये हो जाएगा 16 चौका 64, 14 दूना 28, यहां भी 12 गया, 2 1 3 भी। तो कितना बच रहा है देखिए तो, ये घटाएंगे तो 14 में 8 गया तो कितना
6 और 5 में 2 गया तो 3/3 यानी 12। तो क्या कहेंगे, शेष काम कितने में पूरा करेंगे? तो वे सब जो है शेष काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। ये कंसेप्ट खाली समझना है कि जो रिलेशनशिप हम लोग बिल्ड करते हैं इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, आइए अब ये सवाल देखिए, ये सवाल कैसा है। ये सवाल है कि एक व्यापारी किसी संपत्ति को उसके मूल्य के 3/5 में खरीदता है और उसके मूल्य से फिर 5% अधिक पर बेचता है। तो बताइए कि इस व्यवहार में उसे कुल कितना लाभ हुआ। इस तरह का सवाल आपको देखने को यहां मिल रहा है। चलिए आइए, आप मान लें कि संपत्ति का जो मूल्य है उसको आप मान लीजिए 100। संपत्ति का मूल्य कितना मान लिया जाए? 100 मान लिया जाए। तो उसका सीपी कितना होगा? कितने में खरीद रहा है वो? ये तो उसका मूल्य है, तो खरीदता कितने में है? 3/5, यानी 100 का 3/5 यानी कितने में खरीदता है? 60 में। और बेचता कितने पे है? तो उसका विक्रय मूल्य जो है वो कह रहा है कि 5% अधिक। किससे? मूल्य से 5% अधिक। तो मूल्य तो 100 माने हैं, तो कितने पे बेचेगा वो? 105 पे बेचेगा। और अब कह रहा है कि कितना लाभ होगा। देखिए ना, 60 में खरीदा है, 105 में बेचा है, तो व्यवहार में उसको लाभ कितना हो रहा है? 45 का। लेकिन कहां से? 60 पे। तो हमें प्रतिशत लाभ बताने के लिए कहा गया है, 100 से गुना करके परसेंटेज निकालेंगे। 15 चौके तिये 25 तिये कितना परसेंट? ये 75% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कम नहीं है, अच्छा खासा लाभ हो रहा है ना। ठीक, आइए, ये कहता है कि यदि 1 रुपया 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपया बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? ये ब्याज लिखा हुआ है, ये ब्याज की दर क्या होगी। तो हम क्या समझ रहे हैं कि मूलधन अगर 1 रुपया है तो मिश्रधन कितना कहा जा रहा है? 9। आपका मूलधन दिया हुआ है 1 और आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है? 9। तो इसमें ब्याज कितना दिख रहा है आपको? इसमें जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितने का होगा? 9 - 1 यानी 8 रुपए का ब्याज है। कितने पे? 1 रुपया पे 8 रुपए का ब्याज होने में कितना दिन लग गया है? तो 60 वर्ष लगा। तो ब्याज की दर निकाल दीजिए। क्या करेंगे आप? ब्याज का दर निकालिए। रेट बराबर, क्या फॉर्मूला होता है रेट का? तो कितना ब्याज हुआ है? 8। कितने पे? 1 पे। कितने वर्ष में? 60 वर्ष में। इसीलिए प्रतिशत ब्याज की दर क्या? यही फॉर्मूला है आपका। SI बराबर क्या होता है? TRT/100। सही ना है? तो R बराबर क्या होगा? देखिए तो SI × 100 और बटा में P × T। तो कौन आया? SI 8 है, 100 बटा P × T। 20 दिए 20 बचे, तो 40/3 यानी 13.1/3%। ये हो जाएगा उसका ब्याज का दर। सवाल समझिएगा तो जरूर बना पाइएगा, है ना। 2 ट्रेनें
चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और कितने बजे, एक 6:30 बजे चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर या कितने किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी? तो निर्णायक दूरी या अभिष्ट दूरी, निर्णायक दूरी बराबर, देखिए क्या करेंगे। एक ट्रेन कब खुलती है? 6 बजे, दूसरा कब खुलता है? 6:30 बजे। तो दोनों तो खुलता है एक ही स्टेशन से है, लेकिन चूंकि आधा घंटा बाद खुलता है तो क्या होगा कि जो ट्रेन पहले खुली है 6 बजे वो आधे घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी? 60 के रफ्तार से 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगी। यानी जब ट्रेन एक ही जगह से खुली है दोनों, तो एक ट्रेन 6:30 बजे, एक खुला है 6 बजे और एक 6:30 में, तो जो 6 बजे खुला है वो 6:30 बजे तो आगे ना बढ़ जाएगा। और कितना आगे बढ़ जाएगा? तो 60 की रफ्तार से वो आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? 30 किलोमीटर का। प्रति घंटा उसका रफ्तार कितना है? 60। तो आधा घंटा में 30, तो 30 हो गया। मतलब 6:30 बजे के समय में एक गाड़ी यहां है और दूसरी गाड़ी यहां है। अब उन दोनों के बीच क्या लगेगा? रेस लगेगा। ये चाहेगा उसको पकड़ना, चाहेगा वो। दूरी कितना है उनके बीच का? 30। उनके बीच का दूरी जो है वो, उनके बीच आधे घंटे में दूरी बन गई है 30 किलोमीटर की। उनके बीच आधे घंटे में दूरी बन गई है 30 किलोमीटर की। अब ये भी 6:30 बजे चल दिया है, ये भी आगे बढ़ रहा है किस रफ्तार से? 60 की रफ्तार से। और ये किस रफ्तार से बढ़ रहा है? 75 की रफ्तार से, है ना। तो अब हम क्या देखेंगे कि उनके बीच की दूरी आपको पता है और दोनों का दिशा तो सेम है, दोनों का दिशा सेम है, तो नीचे सापेक्ष चाल आएगा, यानी 75 माइनस 60। तो ये क्या मिलेगा आपको कि इतने टाइम में उसको पकड़ लेगा। लेकिन हमको टाइम नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? कितने दूरी पर। तो 6:30 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद इतना टाइम लग रहा है। तो ये चाल किसका लेंगे हम? जिसका ज्यादा तेज है 75 के चाल से। इस समय में 75 के चाल से इतना दूरी पे उसको पकड़ लेगा। तो 30 गुने 75/15, 15 दूना 150। इसमें दो बातें पूछता है कि कब पकड़ लेगा और कहां पकड़ लेगा ना। कब कहां, तो एक शब्द होता है कब पकड़ेगा और दूसरा क्या होता है कहां पकड़ेगा। तो हम लोग कहां तो निकाल दिए, कहां पकड़ेगा? 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। लेकिन कब पकड़ेगा वो कैसे पता करें? तो ये जो निकाले थे ना, ये वाला पार्ट, ये समय बताता है। ये दूरी बटे सापेक्ष चाल क्या बताता है? समय। तो ध्यान से देखेंगे तो कितना आएगा? 30/15, 2 घंटा। तो कब पकड़ेगा? तो 2 घंटे के बाद। 2 घंटे बाद। किसके 2 घंटे बाद? किसके? तो जब दोनों गाड़ी चलने लगी है उसके, तो 6:30 बजे दोनों गाड़ी चली है, क्या कहेंगे? 2 घंटे के बाद, यानी कितनी बजे? 8:30 बजे। कितने बजे पकड़ा जाएगा? शाम में 8:30 बजे वो उसको पकड़ लेगा। ये हो गया समय। और कहां पकड़ेगा? तो कहां से? दिल्ली से कितनी दूरी पर? जो दिल्ली की स्टेशन है वहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, दोनों पूछता है आपसे, है ना। 6:30 के कितने घंटे बाद? 6:30 बजे शाम के 2 घंटे बाद, यानी 8:30 बजे। ठीक है, तो दोनों सवाल पूछता है, कब पकड़ेगा, कहां पकड़ेगा। आइए, हाँ, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा को पूरी करता है। यदि उसका अर्धांश 4 की रफ्तार से और द्वितीय अर्धांश 5 की रफ्तार से, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो ऐसे केस में कुल दूरी बराबर होता है, जब आधा आधा तय करता है तो होता है 2 × 4 × 5 बटा 4 + 5
और गुने 9, मतलब 2xy बाई एक्स प्लस वाई इंटू 9, औसत चाल गुने समय। तो 9 9 कैंसिल, 4 दूना 8, अब बचे 40। तो कुल दूरी क्या रहा होगा? 40 किलोमीटर। इसे डायरेक्ट आप बना सकते हैं ना। और अगर आप मान के चलते कि दूरी d है, पूरी दूरी कितनी है? d है, या 2d मान लीजिए। कुल दूरी कितना मान लीजिए आप? 2d मान लीजिए दूरी को। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो आधा मतलब कितना? d। किस चाल से? तो 4 की चाल से। अब बचा हुआ आधा किस चाल से? 5 की चाल से। और कुल समय कितना लगा रहा है? 9 घंटा। दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, समय। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 5 4 9d बराबर 9 गुने 20, यानी d का मान आ गया 20। इसीलिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 इंटू डी, यानी 2 गुने 20, यानी 40 किलोमीटर। ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला है और ये आपका इक्वेशन से बन गया। ये रेशियो से भी बना लेते हैं हम लोग, है ना। आधा आधा में दूरी कांस्टेंट हो गया दोनों का, तो रेशियो से भी बना लेते हैं। ये वाला ये है कि 200 आदमी के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री, एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 हो गया, तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? देखिए तो पहले क्या लिखेंगे कि 200 आदमी के लिए कै दिन का खाना था? 24 गुने 7, कि दिन में हो गया ये 24 सप्ताह, मतलब 24 गुने 7। और कितना कितना खाते हैं वो लोग? 900 ग्राम करके। तो 200 आदमी इतने दिनों तक 900 ग्राम खाते हैं, तो कुल खाना इतना ग्राम हो गया। अब इसी खाने को कौन खाएगा? कि एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, तो एक सप्ताह तक तो यही लोग खाया है। एक सप्ताह तक तो उतने ही लोग खाए, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि शेष खाना कितना बचेगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का खाना भी तो घट गया, तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा और कितने दिन तक भोजन चल पाएगा। तो आप देखिए ना कि एक सप्ताह के बाद 80 व्यक्ति, तो हम इसको 24 के बदले क्या कर सकते हैं? 23 कर सकते हैं, क्योंकि एक सप्ताह तो बीत गया है। तो शेष खाना जो 23 सप्ताह चलता, वो कितना दिन चलेगा? अगर वो हम देखें तो इसको हम क्या कर दें? 24 को, इसको हम एक ही बार में क्या लिख देते हैं? अब 23 लिख देते हैं। क्यों 23 कर दे रहे, समझ गए? क्योंकि एक दिन का, एक सप्ताह का भोजन हो चुका है, तो 23 सप्ताह में इतना खाना बचा था। आदमी हो गया 280, तो अब कितना दिन तक खाना चलेगा? अगर प्रत्येक आदमी खाना भी अपना कम कर दिया, कितना कर दिया? 50 ग्राम, मतलब 150 ग्राम कम कर दिया, तो अब खाना कितना दिन चलेगा? देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से कितनी बार में? 14 बार में, ठीक। 7 से 2 बार में। अब ये दोनों कटेगा, 75 से 150 6 बार। कितनी बार में? 6 बार। 23 छक्के 138, डी का मान क्या आ रहा है आपका? 138। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि शेष खाना कितना दिन चलेगा? 138 दिन चलेगा। जबकि चलना कितना चाहिए था? तो 23 गुने 7 चलना चाहिए था आपका, 23 सप्ताह तक चलना चाहिए था ना। 7 21, 7 दूना 14, 161 दिन चलना चाहिए था। अगर मान लीजिए कोई आदमी नहीं बढ़ा होता तब तो 161 दिन चलता,
23 सप्ताह का खाना बचा हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि कितना आदमी आ गया उसमें, उसमें 80 आदमी आ गया आपका, उसमें आपका 80 आदमी आ गया, खाना भी कम किया वो लोग, फिर भी 138 दिन ही चल पाया। एक व्यक्ति अपने आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपना खर्च 15% से बढ़ाता है, तो बचत कितना परसेंट बढ़ेगा। देखिए, सभी जानते हैं कि आय जो होता है वो किसके बराबर होता है, किसी भी व्यक्ति के खर्च जोड़ बचत, कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। तो अगर पहले वाला जो आय है उसको हम लोग मान लें कि 100 रुपया उसका आय था, पहले आय कितना था, 100 था, तो खर्च हुआ कितना करता था, 76, तो बचाएगा कितना, 24, यही ना होगा। तो अगर हम सबका रेशियो निकाल लें, तो सबका रेशियो निकालें तो ये होगा 25:19:6, ये ना होगा। मतलब 25 रुपए कमाता है, 19 और 6 25 हो गया। अब प्रश्न है कि उसका जो आय है वो कितना बढ़ गया, 20%, यानी 25 का कितना बढ़ गया, 20%। इस वृद्धि को वो क्या करेगा, खर्च करेगा या बचाएगा। तो इस वृद्धि को वो क्या कर रहा है कि अपना खर्च को 15% बढ़ा दिया, यानी 19 में कितना वृद्धि कर दिया उसने, 15% का। तो उसके बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, उसके बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, यही सवाल है। ये जो वृद्धि है वो दोनों में बटेगा, तो x का मान आपको निकालना है कि कितना होने वाला है। पहले तो आप 3 से काट लीजिए, 3 से ये नहीं कट रहा है ना, इसलिए लगभग पूछ रहा है। तो 6x% बराबर 25 गुना, अच्छा कॉमन निकालिए 5, इसमें से 5 तो कॉमन होगा ही, तो ये हो जाएगा 20 पचे 100 और ये 19 दिए 57। तो हमारा ये आ जाएगा अब x बराबर में, तो कितना बचेगा वो जी, 43। तो 43 गुने 5 कितना होगा, बता 6, 5 तो 15, 5 का 20 बता 6, भाग दीजिए 6 से, 6 18, 3 35, 6 पचे 30, 35 पूर्णांक 35 छक्के कितना होता है, 6 18, बचा कितना 3 35, 6 पचे 30, 5 बचा आपका, तो 5/6 आ रहा है, तो लगभग में तो 35 देना पड़ेगा। वही देगा, आंसर तो यही होगा। पैंतीस ही है, उसका बचत लगभग कितना परसेंट से बढ़ जाता है, लेकिन 36 देना ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि 5/6 ना बच रहा है। 35 छक्के 210 होता है आपका, 35 छक्के 210, ये 210 होता तो वो ठीक, 210 से तो ज्यादा है। यहाँ पे आएगा 35 अब 5/6, यानी हम लोग 35, इसमें से सबसे अच्छा कौन दिखेगा आपको, 35 ही दिखेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यह है कि किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा सा क्या है आपका प्लॉट है,
चलिए, तो इस प्लॉट के बारे में क्या बताया गया देखिए, तो कहता है कि इसका जो लंबाई है उसके चौड़ाई का 4 गुना है। यानी अगर ये x है तो ये कितना है 4x। और कहता है कि एक खेल का मैदान जिसका माप 1200 है प्लॉट के 1/3 भाग को घेरे हुए, कहीं पर भी है वो कहीं पर भी दिया गया है, कहीं भी बना दिया गया है, मान लीजिए उसके 1/3 भाग को क्या कर रहा है, वो घेर रहा है। तो हम ये देख पाते हैं कि प्लॉट का 1/3 कितने के बराबर है 1200। तो पूरे प्लॉट का एरिया कितना होगा, पूरा प्लॉट जो है, पूरे प्लॉट का एरिया, पूरे आयताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो 1200 तो उसका 1/3 है ना, तो पूरा कितना हो जाएगा 3600 नहीं होगा। अगर 1200 उसका 1/3 है तो पूरा कितना होना चाहिए, उसको प्लॉट को 3600 होना चाहिए। और चूंकि आयताकार प्लॉट अगर हम लेके चलें तो उसका एरिया कैसे निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई से। तो इससे निकल के आता है कि x बराबर में 30। देखिए तो कितना कितना मिला आपको, जैसे ही x 30 मिलेगा आप क्या बता सकते हैं, ये हो जाएगा 4 गुने 30 यानी कितना 120, और ये वाला 30। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्लॉट की लंबाई कितनी होगी 120 मीटर। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो खेल का मैदान है कितने का है, ये 1200 वर्ग मीटर का है, जो कितना कवर करता है, तो पूरे मैदान का 1/3 भाग। इसीलिए पूरा मैदान कितने के बराबर 3600 वर्ग मीटर के बराबर। इस बात को समझ गए तो कहानी क्लियर है, नहीं तो पूरा क्लियर है। ये देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, रेशियो और परसेंटेज साथ में मिला हुआ है। ये कहता है ए के आय का 5%, ए के आय का कितना परसेंट 5%, कितने के बराबर, तो बी के आय के 15% के बराबर। ठीक, अब कहता है कि बी के आय का 10%, दूसरा कंडीशन क्या दिया कि बी के आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। ये सवाल है, तो बता अगर सी का आय इतना है तो तीनों के आय का योगफल बताइए। तो आपका काम क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, मतलब एबीसी में रिलेशन निकालिए। तो इससे क्या मिल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:1 अंतीय 15, और B/C बराबर मिलेगा आपको 2:1। तो दोनों को जब ध्यान से देखेंगे तो दोनों में B क्या है, कॉमन है, तो अनुपात में तो यहां 1 है तो यहां 2 है, तो दोनों को बराबर कैसे करिएगा, इसमें किससे गुना कर दें 2 से। तो अब ये क्या बन जाएगा 6:2। अब हो गया, B का मान भी क्या हो गया, यहां भी 2 है यहां भी 2 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो तीनों का आय है उसका रेशियो होगा 6:2:1 हो गया। अब सवाल है कि अगर C का आय कितना है 2000, तो एक अनुपात का मान क्या दिया गया आपको, जो एक अनुपात है उसका मान दिया गया है आपको 2000। और क्या कहा जा रहा है कि तीनों के आय का योग क्या, 6 2 8 1 9, तो तीनों के आय का योग। नौ दूना 18, बस 2000 में दिया है जी, कितना है सी का आय 2000, तो 9 दूने 18,000। ठीक, हाँ ये देखिए एज वाला सवाल देखिए जो हम लोग बनाते हैं कि 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5
5 था। जबकि 4 वर्ष के बाद अगर हम कितना जोड़ दें इसमें, 4 वर्ष, तो यही अनुपात कितना हो जाता है, तो 11:10 हो जाता है। तो कहता है कि बताइए वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या हो। जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, यहां जो अंतर होता है और यहां अंतर, दोनों क्या करना है, बराबर करना है। तो यहां पे ऑलरेडी क्या दिख रहा है कि दोनों अंतर क्या है, हम लोगों का सेम है। ये भी 1 का अंतर है, ये भी 1 का, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो जब बराबर ही है दोनों, तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, तो यहां 6, 5, 11, ये भी 5 बढ़ा है और यहां भी 5 बढ़ा है। तो अनुपात में 5 की वृद्धि कब हुई है, तो 6, 4, 10 वर्षों में। एक 6 साल पहले है, एक 4 साल बाद है, तो 10 वर्षों में। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा आपका, है कि नहीं। जैसे ही 1, 2 मिला, आपसे क्या पूछा गया है, सुरेश की वर्तमान आयु। तो अगर आप इसका यूज करोगे तो 10 दूना 20, और ये तो 4 साल बाद वाला है, तो 20 में कितना घटाइएगा, 4 घटाइएगा। अगर इसका यूज करते हैं तो 5 दूना 10, अब कितना जोड़ना पड़ेगा उसमें, 6 जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप सुरेश का आयु निकालने जाएंगे, सुरेश की आयु, वर्तमान आयु बराबर कौन सा यूज करना चाहेंगे, 5 गुना 2 करेंगे तो 6 जोड़ना होगा, अगर 10 गुना 2 करेंगे तो 4 घटाना होगा। आप इसे भी बना सकते हैं, और दोनों से, दोनों का आंसर क्या आएगा, 16 साल। ये भी क्या आएगा, 16 साल। तो क्या कहेंगे, सुरेश का कितना हुआ एज, 16 हो गया आपका। ठीक, तो ये एज का प्रश्न हो गया इस तरह का, है ना। आइए ये वाला देखिए, तो सवाल एक, ये भी किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है ना। एकदम मिलेगा सवाल आप लोग ऐसा, रेशियो और नंबर के साथ मिक्स है ये। अब ये क्या कहता है कि निखिल के धन का 1/4, तो निखिल का धन को n से दिखाइए, तो क्या लिखिएगा कि 1/4 किसका, निखिल के धन का। योगेश के धन के 1/6 के बराबर है, योगेश के धन के 1/6 के बराबर। तो दोनों का रेशियो देखिए तो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आपका, ये 2/3 है। अब प्रश्न कह रहा है कि कुल मिलाए कितना पैसा है दोनों के पास, 600। कुल धन मतलब 3 2 5, तो उनके बीच का अंतर, कितना अंतर दिख रहा है, 1। तो कहेंगे जो निर्णायक अंतर होगा, अंतर बराबर क्या लिखिएगा, चूंकि योगफल यानी 5 कितना दिया हुआ है, 600, तो अंतर 1 कितना, तो 5 से भाग दीजिए कितनी बार में, 120 बार में। यही क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो अंतर होगा वो 120 रुपया। वही पूछ रहा है आपसे, ये किससे बन गया, रेशियो से। बस सवाल में जो रिलेशन था उससे आपने ये सवाल को बना लिया, है कि नहीं। चलिए ठीक है, बताते हैं, घबराइए मत। यहां पे क्या है देखिए, आपका ये 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये साड़ी खरीदने का है। ये देखिए तो कि रूपा कितनी साड़ी खरीद रही है, 3 साड़ी खरीद रही, जिसमें प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसे 15% का छूट मिला है। वह एक साड़ी को कैसे बेचती है, 20% के लाभ पे, और दूसरे साड़ी को 15% के लाभ पे बेच रही है। यदि प्रत्येक साड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 1000 है, तो 2 साड़ी बेचकर उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले तो देखिए कि प्रत्येक साड़ी का आपको एमपी कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया है। तो जो खरीद रहा है वो सीपी कितना पड़ रहा है, तो कितना छूट पे खरीदता है, 15% की छूट पे। तो प्रत्येक साड़ी का सीपी कितना हो जाएगा, 850। इसमें छूट देंगे ना 15% का, 15% घटाएंगे तो कितना होगा, 150 घट जाएगा। इसमें कितना घटेगा, 150, कितने का हो गया, 850 का हो गया। अब सवाल यह है कि 2 साड़ी वो बेचा है, पहला साड़ी 3 साड़ी खरीदा था ना, उसने 2 ही साड़ियां बेची, खरीदा दोनों कितने पे है,
850, ये प्रत्येक साड़ी का सीपी हो गया, प्रत्येक साड़ी का, और ये ऊपर वाला उसका एमपी, प्रत्येक साड़ी का एमपी। तो लाभ कितना होगा देखिए, तो पहले साड़ी में 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 850 का कितना 20% उसको लाभ होगा फर्स्ट साड़ी पे, नहीं होगा। और दूसरे साड़ी पे कितना 15%, यानी 850 का कितना परसेंट 15%, यही ना उसका लाभ है, सीपी पे लाभ होता है। अभी दोनों लाभों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। वही सवाल पूछा है कि 2 साड़ी बेचकर उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। या तो आप दोनों का अलग अलग लाभ निकालिए, तो 1/5 मतलब 170 रुपया हो जाएगा ये, ये निकालिएगा तो 0, 15 बजे 75 का 5, 15 टे 120, 120 और 7 127, 127.50, दोनों को जोड़िए, कुल लाभ, टोटल लाभ तो कितना आ रहा है 297.50, ये उसका क्या हो गया, 2 साड़ी बेच करके लाभ। तीसरा बेचा ही नहीं है, तीसरा रखा है अपने पास। तो सवाल क्या पूछा गया है कि 2 साड़ी बेचकर उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। तो 2 साड़ी बेचे कितना लाभ होगा, तो कहेंगे आप लोग 297.50। और सवाल है, तो यहां आपका क्या हुआ, बिहार एसएससी का जो क्वेश्चन था उसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ।